डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है, जी हां, क्योंकि हम इसमें आपके लिए लेकर आते हैं कृषि जगत में जो गतिविधियां हो रही हैं उसकी जानकारियां। तो फिर आइए आज के हमारे इस खास अंक की शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग कृषि गतिविधि भाग के साथ। कृषि गतिविधि भाग नाम से ही पता चलता है कि इसमें जानकारियां समाहित हैं कृषि जगत में होने वाली गतिविधियों की। जी हां, कृषि जगत में विकास के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक किस तरह की शोध कर रहे हैं, सरकार द्वारा किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम बातों को हम आपको बताते हैं हमारे इस भाग में। तो फिर आइए नजर डालते हैं। कीट नियंत्रण का इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कि कृषि का, क्योंकि फसलों को हमेशा से ही कीट मुक्त रखने की आवश्यकता रही है। बात दिन की हो या रात की, फसलों की कीटों से निगरानी करना किसानों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रकाश जाल में कीटों की निगरानी करने से किसानों को ये पता लग पाता है कि किस प्रकार के कीट खेत में मौजूद हैं और वे नियंत्रण स्तर पर हैं या नहीं। वैसे तो प्रकृति अपने प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा कीटों के प्राकृतिक नियंत्रण के रूप में मनुष्यों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, लेकिन हाल के दशकों में कृषि उत्पादन प्रणाली में तेजी आने और रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण जैव विविधता में गिरावट और नुकसान हुआ है। इसलिए कृषि, बागवानी और अन्य फसलों में रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के फसल सुरक्षा प्रभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मायाबिनी जैना तथा डॉक्टर श्याम रंजन दास महापात्र प्रधान वैज्ञानिक द्वारा एक उन्नत सौर आधारित वैकल्पिक ऊर्जा प्रकाश जाल का आविष्कार किया गया और संस्थान द्वारा 18 मार्च 2014 को 341 KOL 2014 संख्या के माध्यम से पेटेंट आवेदन दायर किया गया और ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करके खेतों में कई प्रकार के कीटों को ये वास्ता है, जो भारत में अपने ही प्रकार का पहला उपकरण है, जिसके लिए पेटेंट आवेदन किया गया था। 8 फरवरी 2021 को संख्या 357993 सहित पेटेंट प्रदान किया गया है। इस उपकरण की बात करें तो वैकल्पिक ऊर्जा प्रकाश जाल में एक प्रकाश जाल इकाई शामिल है, जिसमें उड़ने वाले कीटों को आकर्षित करता है। एक संग्राहक इकाई प्रकाश जाल से फंसे हुए कीटों को ग्रहण करने के लिए प्रकाश जाल इकाई में जोड़ा गया है। कीट इकट्ठा करने वाली इकाई में कीटों को लुभावने के लिए एक फनल लगाया गया है। फनल में 3 बाधक लगाए गए हैं एवं शीर्ष पर जुड़े हुए हैं। फसल के खेतों में प्रकाश जाल स्थापित करने के लिए शीर्ष भाग पर एक हुक की व्यवस्था की गई है। प्रकाश जाल इकाई के ऊपर एक सौर पैनल को बैटरी चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, जो प्रकाश जाल इकाई को आवश्यक बिजली की आपूर्ति करता है। संग्रह इकाई में छोटे आकार के कीटों को एक जाली द्वारा अलग करने के लिए बड़े आकार के छिद्रों के साथ 2 कक्ष हैं और नीचे किसी एक कक्ष को खोलने और बंद करने के लिए एक कैप लगाई गई है। संग्रह इकाई में आगे एक कंपन प्रकोष्ठ है, जिसमें एक नियंत्रक है और एक सेंसर नियंत्रक जाली को हिलाने के लिए नियंत्रक को पहला संकेत प्रेषित करने के लिए है। एक बार जाली में कंपन शुरू होने पर छोटे लाभकारी कीट नीचे गिर जाते हैं और दूसरे कक्ष में एकत्रित होते हैं। छोटे गैर लक्षित कीट ज्यादातर प्राकृतिक शत्रु हैं। ये जाल में आसानी से फंस जाते हैं ताकि फसल के वातावरण में आसानी से जा सके। प्रकाश जाल इकाई को सेंसर के साथ भी प्रदान किया गया है, जो अपने आप शाम के समय प्रकाश में आ जाता है
और टाइमर में उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित समय के अनुसार 3 से 4 घंटे के बाद बंद हो जाता है। बरसात और धुंध भरे मौसम में भी बैटरी स्टोर और संचालन करने के लिए उपकरण में उच्च क्षमता की बैटरी फिट की गई है। बैटरी 4 से 5 दिनों तक चलने के लिए यूनिट को आवश्यक बिजली की आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से चार्ज की गई स्थिति पर पर्याप्त बिजली स्टोर की जा सकती है। ये एक कम लागत वाली उपकरण है क्योंकि ये पोर्टेबल होने के अलावा सौर ऊर्जा पर चलता है। उपयोग में न होने पर उपकरण आसानी से विघटित और भंडारित हो जाता है। इस स्वचालित प्रकाश जाल एक आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल कीट फंसाने वाला उपकरण है जो आसानी से उपयोग होने वाला और कम रखरखाव वाला है, जिससे परिचालन लागत को कम करके बड़ी संख्या में कीटों को बहुत कुशलता से नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए इस कदम से भविष्य में निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब कार्यक्रम में वक्त है पुस्तक समीक्षा का। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयदीप रोकड़े, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर जयदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर जयदीप से आज हम खास तौर पर उनके संस्थान द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है नेटिव चिकन एंड रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये किताब आप दिखाएं और बताएं इसकी खासियत के बारे में। खासतौर पर सबसे पहले इनके लेखक का परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सभी किसान भाइयों। तो ये किताब है जो कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली से प्रकाशित होती है और जिसका नाम है नेटिव चिकन एंड रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर चंद्रहास। डॉक्टर चंद्रहास हमारे संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक है और वो जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, जो पारिवारिक मुर्गी पालन है, उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनका काफी लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में। और इसी के साथ इन्होंने बैकयार्ड के लिए एक मॉडल भी डेवलप किया है कि कैसे आप पारिवारिक मुर्गी पालन करके आपकी आय में वृद्धि कर सकते हैं और किस हिसाब से आप अपनी जो सामाजिक और इकोनॉमिकल स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस किताब का विचार कैसे आया उन्हें और क्या खासियत है? खासतौर पे नेटिव चिकन का जिक्र इसमें किया गया है, तो क्या इसमें संभावनाएं हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये किताब लिखने का ख्याल उनके मन में इसलिए आया था कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है या हमारा जो भारत सरकार है, उनका जो पहले उनका जो सपना है कि किसान की आय हमें दुगनी करनी है 2022 तक और भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो इस श्रृंखला में जो मुर्गी पालन सबसे इम्पोर्टेंट पारिवारिक मुर्गी पालन बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आपको ऐसे पता है अगर आपको भूख, गरीबी और कुपोषण से अगर जंग जीतनी है तो पारिवारिक मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा अस्त्र है, क्योंकि पारिवारिक मुर्गी पालन से किसान मुर्गी को एटीएम की तरह यूज कर सकता है। डेली वो एक अंडा या चिकन बेच के तो पैसा खरीद कर अपने लिए कमा सकता है और उसी पैसे से अपनी आय वृद्धि कर सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए डॉक्टर चंद्रहास जी ने ये सोचा कि पारिवारिक मुर्गी पालन के लिए कोई भी पुस्तिका, मार्गदर्शक पुस्तिका अवेलेबल नहीं है। जो भी बहुत सारी किताबें हैं वो सब व्यवसायिक मुर्गी पालन की, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस किताब का निर्माण किया और इस किताब में पारिवारिक मुर्गी पालन के सभी अंग उन्होंने इसके काफी अच्छे से प्रकाश डाला और उनका गुरु मंत्र और इसी के साथ उनका मार्गदर्शन इस किताब में दिया हुआ। बिल्कुल। क्या आप इसके विषय सूची के बारे में भी हमें कुछ बताना चाहेंगे कि खास तौर पर किन किन विषयों को छुआ गया है इस पुस्तक में? जरूर जरूर। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल हम कोरोना के समय से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारे भारत के लोग हैं उनमें एंटीबायोटिक फ्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जिस मांस या अंडे बनाते हो किसी एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया गया है और उसी के साथ ही अपने नेचुरल हैबिटेट में ऑर्गेनिक तरीके से रखा गया है, उसमें काफी रुचि पैदा हुई थी। तो इस किताब की हेतु भी वही है कि आप अपने घर के पीछे पारिवारिक तरीके से कम संख्या में मुर्गी पालन कैसे कर सकते हैं और उसमें कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं होगा और जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को या उस उत्पाद को काफी अच्छी प्राइस में बेच सकते हैं। दूसरा, कि आपके आसपास लोकली उसका खान पान अवेलेबल है, इसको आपको कमर्शियल फीड खरीदने की जरूरत नहीं। जैसे कि ये हुआ काउपी हो गया, लूसन, बरसिन या सहजन,
ऐसे जो पत्ते या फूल आपके पास है उसका आप मुर्गियों के खाने में कैसे यूज कर सकते हैं और जो खाने की लागत है उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये भी इस किताब में किया है। उसी के साथ जो गांव की मुर्गी पालन है उसमें हमारे किसान भाई वैक्सीनेशन नहीं करते, तो या मेडिकल हेल्थ कैसे उनको लेनी, इनके बारे में कम जानकारी होती है, तो इसमें कौन सा वैक्सीन करने की जरूरत है और मेडिकली आपको कैसे ख्याल रखना है कि आपकी मुर्गी का मृत्यु दर कम रहे, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है पारिवारिक मुर्गी पालन में, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। और अंत में बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान ने बैकअप पोल्ट्री के लिए एक मॉडल डेवलप किया है, CRI कैरी मॉडल। उस मॉडल में आपको दिया गया है कि कैसे पारिवारिक मुर्गी पालन में आप उत्पाद भी बढ़ाए और मार्केट में इसको कैसे बेचे, तो पूरे मॉडल की जानकारी भी इस किताब में बहुत विस्तृत रूप से दी गई है। बिल्कुल। ये किताब जो है ये अंग्रेजी में लिखी गई है, क्या हिंदी या दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है? जो आम किसान है उसको समझ में आने वाली भाषा में क्या ये किताब लिखी गई है? अब फिलहाल अभी ये किताब अंग्रेजी में ही उपलब्ध है और बहुत जल्द हम इसकी ई बुक एक हिंदी में भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा ना, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की रुचि पारिवारिक मुर्गी पालन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बहुत जल्द हम इसका ई बुक हिंदी में भी हम इसका रिलीज करेंगे और ये किताब उसमें हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं और इससे से ज्यादा लोगों के हाथों में ये किताब जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये भी बता दें कि किस मूल्य पर किसान इसे प्राप्त कर सकते हैं और कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो ये किताब आपको पाने के लिए हमारी जो वेबसाइट है उसको आप गूगल में जाके केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट सतनगर बरेली डाक पे आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, वहां पे आप ये किताब की डिमांड रख सकते हैं। हम सब लोगों के मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे उसमें पड़े हैं। हम 21 वैज्ञानिक यहाँ पे किसी से भी अगर संपर्क करें या अगर डॉक्टर सागर जो है जो एक्सटेंशन डिवीजन देखते हैं उनसे आप संपर्क करेंगे तो किताब अवेलेबल हो। हम एंड्रॉइड फोन पे भी हमारा ऐप अवेलेबल है, ऐप आप डाउनलोड करके इस किताब की बारे में जानकारी पा सकते हैं और इस किताब को आप पा सकते हैं। ये 75 पेज की किताब है और इसका कुल मूल्य 175 रुपए है और ये किताब पारिवारिक मुर्गी पालन में बहुत कम किताबें अवेलेबल है, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जरूर इसका फायदा उठाएं और इस किताब को आप पढ़ के आपका आय दोगुनी करने में और आपका सामाजिक स्तर बढ़ाने में जरूर आप मदद करें। जी बिल्कुल, तो क्या माना जाए कि इस किताब को पढ़कर जो जानकारियां मिलेगी उससे न सिर्फ जो किसान हैं वो खाद्य सुरक्षा उन्हें प्राप्त होगी, पोषण सुरक्षा प्राप्त होगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर भी वो तेजी से आगे बढ़ सकेंगे? जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। ये किताब जो है, इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे सरकार की पहल है आत्मनिर्भर भारत और किसान की जो आय करनी है, क्योंकि इस किताब में मैं अंत में एक बार और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा जो किसान भाई है वो जो असील और कड़कनाथ जो मुर्गी है जो कि पारिवारिक पालन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मुर्गी मानी गई है, देसी मुर्गी, उसी को पालते हैं। कि उसमें हमें एक साल में ज्यादा से ज्यादा 80 या 100 अंडे मिल सकते हैं, लेकिन हमारे संस्थान ने 2 वैरायटीज डेवलप की है इसकी, जिसका नाम है कैरी श्यामा और कैरी मिर्गी। अगर आप ये मुर्गी पारिवारिक मुर्गी पालन में यूज करेंगे तो आपका अंडे का उत्पादन दुगना हो जाएगा, लगभग 180 अंडे आपको मिलेंगे और जो खान पान है उतना ही लगेगा जितना खान पान देसी मुर्गी के लिए लगता है। तो इस तरह से बहुत जानकारी इसमें दी गई जिससे कि बहुत आसानी से आपकी आय बढ़ सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम जानकारियां यहाँ पर दी है डॉक्टर जयदीप। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो देखा आपने किसान भाइयों बहनों, ये पुस्तक आपके लिए काफी सहयोगी साबित हो सकती है। हमारे कृषि वैज्ञानिक कई शोध कार्य करते हैं, तब जाके ऐसी पुस्तकें तैयार की जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं, ताकि आपकी खेती किसानी को उन्नत बनाने में आपको मदद मिल सके। तो इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि परिक्रमा।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि शिक्षा भाग का, जी हाँ, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में शिक्षा के संदर्भ में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी तरह की यहाँ पर अवसर हैं जिसे आप अपना सकते हैं और रोजगार की नए नए अवसर हासिल भी कर सकते हैं। तो आइए हमारे इस भाग में क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको। जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है? जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को अगर करियर बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हम आज इस फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है, जो उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। जी। हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग अपने प्रोडक्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर। मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे तो इसमें मुझे लगता है करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। जो ये कोर्स है इसके लिए जो आवेदन है, फॉर्म्स, वो कब मिलने लग जाते हैं? और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका, जैसा मैंने बताया, NTA.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है और उसमें आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखिए अपना वेबसाइट पे और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं और जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है और 12th जीव विज्ञान भौतिकी और इसके साथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है। जी। बिल्कुल। अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को? देखिए, ये 4 साल का कोर्स है। ठीक। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जैसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 12th है और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए। और इसको 4 साल करने के बाद आप किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे
देखा जा सकता है। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा संबंधी जानकारी हासिल करने के बाद आइए बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और आपको दिखाते हैं हमारी सांस्कृतिक झलक। जी हाँ, ये नजर डाल लेते हैं क्या कुछ खास है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ। सावन का महीना सैया आई रुत मस्तानी है। सावन का महीना सैया आई रुत मस्तानी है। ठंडी ठंडी प्यार चले और रिमझिम बरसे पानी है। ठंडी ठंडी प्यार चले और रिमझिम बरसे पानी है। तीजों पे मेहंदी लगवाए दे रसिया, मैं झूला झूलन जाऊंगी। मेरी सितारों की मंगवाई दे रसिया, मैं तो मेला देखन जाऊंगी। मेरी सितारों की मंगवाई दे रसिया, मैं तो मेला देखन जाऊंगी। गजरा गजरा ला दे सब श्रृंगार करूंगी मैं। गजरा गजरा ला दे सब श्रृंगार करूंगी मैं। मोहे गजरा गजरा ला दे सब श्रृंगार करूंगी मैं। गजरा गजरा ला दे सब श्रृंगार करूंगी मैं। बाजनी पायलिया ला दे छम छम पाँव धरूंगी मैं। बाजनी पायलिया ला दे छम छम पाँव धरूंगी मैं। माथे पे बिंदिया लगवाए दे रसिया, मैं झूला झूलन जाऊंगी। जो मेरी सितारों की मंगवाई दे रसिया,
मंगवाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। झूल रही है सखियां सारी, गा रही गीत मल्हार है। रही है सखियां सारी, गा रही गीत मल्हार है। झूम रही है डारी डारी, आई अजब बहार है। रही है डाली डाली, आई अजब बहार है। सावन की आई रे बहार सजना, ये झूला झूलन जाऊंगी। चुनरी सितारों की मंगवाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। चुनरी सितारों की मंगवाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। चुनरी सितारों की मंगवाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। हाँ मेला चुनरी सितारों की मंगवाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। चुनरी सितारों की मंगवाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। चुनरी सितारों की मंगवाए दे रसिया, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। मेला देखने जाऊंगी, मैं झूला झूलन जाऊंगी। मैं मेला देखने जाऊंगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम यूं ही देखते रहना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करिए और जब मन चाहे तब आप हमारा ये कार्यक्रम कृषि परिक्रमा देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।